इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। मेरा नाम जेम्स है और मैं पिछले 10 सालों से न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े जंगल में फॉरेस्ट रेंजर का काम कर रहा हूँ। 10 सालों के अपने इस करियर में मैंने हर तरह की चीज़ों का सामना किया है। मैंने जंगल में घूमने आए रास्ता भटके लोगों को बचाया है, भेड़िए का शिकार की गई डेड बॉडीज को देखा है, यहाँ तक कि बर्फ से जमी नदी से भी डेड बॉडीज को रिकवर किया है। मरे हुए लोगों की लाशें देखना मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा डरावना तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मेरी ड्यूटी लगी क्यूबिना नेशनल फॉरेस्ट नाम के इस जंगल में, और इस जंगल में बिताए उन कुछ दिनों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मुझे समझ आया कि इन जंगलों की खूबसूरती के पीछे कैसी कैसी चीज़ें छुपी है। ये पिछले साल 2022 फरवरी के महीने की बात है, जब मेरा ट्रांसफ़र इस जंगल में हुआ था। असल में हुआ यूँ था कि इस इलाके का जो दूसरा फॉरेस्ट रेंजर था, उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, जिसके बाद वहाँ के लोकल सुपरवाइज़र ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं जब उसके ऑफिस में उससे मिलने गया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के ही मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन कोई भी खुल के बात नहीं कर रहा था। वो मुझे एक फाइल पकड़ाते हुए बोली, जेम्स, तुम इस इलाके के पुराने रेंजर हो। सेक्टर 4 में पिछले कुछ समय से अजीबोगरीब चीज़ों के होने की रिपोर्ट्स आ रही है, इसलिए अब से अगले कुछ दिनों तक तुम्हारी ड्यूटी सेक्टर 4 में लगाई जा रही है। इस फाइल को अच्छे से स्टडी कर लेना। तुम्हें इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैंने सुपरवाइजर से पूछा, हेनरी को क्या हुआ? उसने क्यों अचानक से रिजाइन कर दिया? हेनरी वही रेंजर था जो पहले इसी सेक्टर में पोस्टेड था और जिसने एक दिन अचानक से अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। मेरी बात सुन के मेरी सुपरवाइजर थोड़ी परेशान हो गई और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, वो उसने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया है। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही थी। शायद मेरा चेहरा देख के वो भी समझ गई थी कि मुझे उसकी बातों पर शक हो रहा है। वो खुद ही बोल पड़ी, देखो जेम्स, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। पिछले कुछ समय से इस सेक्टर में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। लोग गायब हो रहे हैं। अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही 3 लोग इस सेक्टर से गायब हो चुके हैं। कोई मामूली नौसिखियत नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस शिकारी और हैकर्स। लेकिन उनमें से एक हमें मिल गया। उसने फाइल में उस आदमी की एक फ़ोटो निकाली और मुझे पकड़ाते हुए बोली, मैंने वो फ़ोटो देखी तो कसम से एक बार के लिए तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। फ़ोटो में हड्डियाँ थी जो अलग अलग जगहों पर फैली हुई थी। लेकिन अजीब बात यह नहीं थी क्योंकि कोई भी जंगली जानवर ऐसा कर सकता था। अजीब बात यह थी कि जिस तरह से वो हड्डियाँ वहाँ रखी हुई थी, कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता था। हड्डियों को एक प्रॉपर तरीके से रखा गया था, जैसे किसी ने अपने हाथों से एक एक हड्डी को उठा के एक के ऊपर एक रखा हो। आसपास कुछ पत्थर भी रखे थे, जैसे वहाँ किसी तरह की पूजा की गई हो या फिर किसी तरह का रिचुअल किया गया हो। ये किसी भेड़िए का किया गया काम लगता है, वो नजरें नीचे करती हुई बोली। लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि ये किसी भेड़िए का काम नहीं है। मैं फाइल को हाथ में लेकर उसके पेजेस को पलटने लगा तो इस आदमी जिसकी हड्डियां बरामद हुई थी, उसकी कुछ फोटोज भी उस फाइल में लगी मिली। ये अमेरिकन मिलिट्री का एक रिटायर्ड जवान था जो वियतनाम वॉर में भी लड़ चुका था और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैकर था। और उसके साथ थी जेसिका चेन नाम की एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये दोनों जंगल में किसी डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में आए थे और गायब हो गए। तो तुम चाहती हो कि मैं इस इलाके में अकेला जाऊं और इन्वेस्टिगेशन करूं? वो बोली, हाँ, हमारी मजबूरी है। जंगल एडमिनिस्ट्रेशन के पास बजट बहुत कम है और इस काम के लिए हम एक से ज़्यादा रेंजर को हायर नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे पास हर वक्त रेडियो फ़ोन रहेगा और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में 2 घंटे के अंदर ही बैकअप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इस काम के लिए तुम ही सबसे बेहतर रेंजर हो। तुम्हारे रुकने के लिए उस सेक्टर में बने रेंजर रेस्ट रूम में खाने पीने का भी सारा सामान रिस्टॉक कर दिया गया है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं वो फाइल लेके बस पर अपने रूम में आ गया। आते हुए मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है जो इन्होंने स्पेशली मुझे यहाँ बुलाया है दूसरे सेक्टर से ड्यूटी करने। यहाँ और भी रेंजर्स थे
उन्हें भी तो ये काम दिया जा सकता था, लेकिन शायद वो सब रेंजर्स मेरे जितने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। इसी वजह से मुझे ये असाइनमेंट दिया गया होगा। और क्या वजह हो सकती है? अब मैं आपको इस जंगल के बारे में बताऊं तो ये पूरा जंगल 80,000 एकड़ में फैला है और इतना बड़ा है कि इसको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग रेंजर्स डिपेंड किए गए हैं। यहाँ घूमने आने वाले लोगों में ज़्यादातर शिकारी होते हैं और बैकपैकर्स होते हैं जो कई कई दिनों तक यहाँ रुक के कैंपिंग करते हैं। फिर रात में डिनर के बाद मैंने वो फाइल खोल के उसको स्टडी करना शुरू किया तो देखा कि अकेले इस सेक्टर में ही पिछले 18 महीनों में बहुत सारे लोग गायब होने की रिपोर्ट्स आई है। गायब होना समझते हो? मतलब ऐसे लोग जो जंगल में घूमने तो आए लेकिन फिर कभी नहीं मिले, ना कोई डेड बॉडी ना कोई सुराग, बस गायब हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। फाइल के अंदर एक एनवेलप था। एनवेलप पर लिखा था हाईली कॉन्फिडेंशियल। मैंने उसे खोला तो अंदर वो रिपोर्ट थी जो यहाँ पहले काम करने वाले रेंजर्स ने पिछले 3 महीनों में तैयार की थी। रिपोर्ट्स में उस रेंजर हेनरी ने जंगल से गायब हुए कुछ लोगों के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। मैंने वो रिपोर्ट्स उठा के उसके कुछ पन्ने पलटे तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें लोग अपने टेंट के अंदर से ही गायब हो गए थे। यहाँ तक कि जब सर्च टीम उनको ढूंढने उनके कैंप में पहुंची तो कैंप में रखा खाना भी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था। हेनरी ने रिपोर्ट्स में लिखा था कि सेक्टर के कुछ इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अजीब तरीके से काम करना बंद कर देते हैं या फिर गलत तरीके से काम करने लगते हैं। और ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा वहाँ जो रेंजर स्टेशन के पास एक छोटी सी नदी थी उस नदी के पास वाले इलाके में ही होता था। लेकिन सबसे डरावनी थी उन अजीब आवाज़ों की रिपोर्ट जो रात में जंगल के उस इलाके में सुनाई देती थी। अपनी आखिरी रिपोर्ट में जो उसने अपने रेजिग्नेशन से सिर्फ 2 दिन पहले ही सबमिट की थी, उसमें उसने बताया था कि इस पूरे इलाके में बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करवाने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। यहाँ का वाइल्ड लाइफ पैटर्न भी बिल्कुल बदल रहा है। यहाँ की ज़मीन पर मुझे ऐसे पैरों के निशान मिले हैं जो किसी जंगली जानवर से मेल नहीं खाते हैं। मैं इस इलाके में सेफ नहीं हूँ। मैंने बैकअप के लिए भी रिक्वेस्ट की लेकिन मुझे कोई बैकअप नहीं दिया गया। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। हेनरी ने अपनी रिपोर्ट में ये सब कुछ लिख दिया था। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अब मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम साबित होने वाला है। आज सोचता हूँ तो ये रियलाइज़ होता है कि इंसान को कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगली सुबह मैं अपनी जीप और सामान लेके 4 घंटे ड्राइव करके उस सेक्टर में पहुंच गया। शुरू के कुछ किलोमीटर तो रास्ता बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर रेंजर केबिन तक का पूरा रास्ता उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क से बना था। फ़ोन के सिग्नल्स तो सेक्टर में घुसने के कई किलोमीटर पहले ही गायब हो चुके थे, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जीपीएस डिवाइस की मदद से अंदर उस स्टेशन तक पहुंच गया। द ग्रीन पाइन लेक स्टेशन, ये नाम था उस स्टेशन का जहां मुझे अगले कुछ दिनों तक रुकना था। मेरे पास कोई जीपीएस यूनिट, इमरजेंसी रेडियो फ़ोन, पेपर स्प्रे, फ्लैश लाइट और एक पिस्टल के अलावा और कोई इमरजेंसी सामान नहीं था। स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वो लकड़ी के मोटे मोटे लोक से बना एक बड़ा सा घर जैसा था। स्टेशन पुराना तो था लेकिन मजबूत था और ठीक उस स्टेशन के पीछे एक छोटी सी नदी थी। केबिन की छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे थे और अंदर ज़रूरत का सारा सामान रखा था। पंखा, लाइट, वॉशरूम, फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें रखी थी। पहला दिन आराम से गुजर गया। सारा टाइम हेनरी के लिखे नोट स्टडी करने में ही निकल गया। रात के समय मैंने अपना खाना खाया और फिर रेस्ट करने के लिए लेट गया। ये वो टाइम था जब मैंने पहली सबसे अजीब चीज़ नोटिस की। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। जंगल मेरे लिए नया नहीं था। मैंने सालों जंगल में बिताए हैं और जंगल में हमेशा हर समय एक शोर रहता है, पंछियों का, हवा का और पत्तों का। लेकिन इस जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। यहाँ तक कि यहाँ तो हवा भी बहुत शांत लग रही थी। दूसरी अजीब चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये थी, वहाँ नदी के आसपास बने हिरणों के पैरों के निशान। अब आप लोगों को शायद ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन जब आप जंगल में सालों काम करते हो तो आपको जंगल की हर एक छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करने की आदत हो जाती है। केबिन के पीछे जो नदी थी वहाँ हिरण के पैरों के निशान बहुत सारे थे।
जैसे कि हिरण वहाँ पानी पीने के लिए आए हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि पैरों के निशान वहाँ आने के तो थे, लेकिन वापस जाने के नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सबके सब निशान एक ही डायरेक्शन में थे, एक सिंगल निशान भी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाता था। फिर तीसरे दिन मैंने उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया जहां वो हड्डियां पड़ी मिली थी। हेनरी की रिपोर्ट्स में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, जो कि मेरी कैबिन से करीब 4 किलोमीटर दूर थी। रास्ता भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने अपना सामान पैक किया और उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ा। लोकेशन के हिसाब से मुझे वहां पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मुझे वो लोकेशन मिली ही नहीं। मतलब मैं उस लोकेशन पर पहुंच ही नहीं सका। मेरे पास जीपीएस था, उस इलाके का डिटेल मैप था, लेकिन 4 घंटे चलते रहने के बाद भी मैं उस लोकेशन पर नहीं पहुंच सका। हर बार घूम के मैं उसी जगह पहुंच जाता जहां से मैंने शुरुआत की थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मैं जंगल के मुश्किल से मुश्किल रास्तों से गुजर चुका था। आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मैंने फैसला किया कि अब मैं आगे बढ़ते हुए रास्ते में पेड़ों पर अपने चाकू से निशान लगाते हुए जाऊंगा, जिससे कि रास्ते का ट्रैक रख सकूं। लेकिन 2 घंटे चलते रहने के बाद मैं फिर से उस पहले वाले निशान पर पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? क्योंकि जीपीएस के हिसाब से तो मैं सीधी लाइन में जा रहा था, तो फिर मैं बार बार एक ही जगह कैसे आ जा रहा था? आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं बेस पर कॉल करके बात करता हूँ, लेकिन रेडियो फ़ोन में बस स्टैटिक की आवाज़ ही आए जा रही थी। फिर कई देर तक कोशिश करने के बाद बेस पर कॉल लग गई। मैंने बताया कि मेरी जीपीएस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने पूछा कि किस तरह की प्रॉब्लम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा जीपीएस मेरी लोकेशन गलत शो कर रही है। तो कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जेम्स, तुमको कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं है? तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा जीपीएस काम नहीं कर रहा। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम जीपीएस की बैटरीज चेंज कर लो और अपने स्टेशन पर वापस चले जाओ। मैं वापस स्टेशन पर आ गया। अजीब बात यह थी कि वापस आते हुए मेरा जीपीएस बिल्कुल ठीक काम करने लगा था। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मेरा सामना किस चीज़ से होने वाला है। अगले दिन मैं नदी किनारे अपनी रूटीन पेट्रोलिंग करने जा रहा था। तभी मुझे वहाँ गीली जमीन पर कुछ कदमों के निशान बने दिखाई दिए। दूर से देखने में तो वो बिल्कुल किसी इंसान के पैरों के निशान लग रहे थे, 5 उंगलियों के निशान। लेकिन जब मैंने पास जाके ध्यान से देखा तो हर एक निशान करीब 15 इंच लंबा था। इतने लंबे पैर मुझे नहीं लगता किसी इंसान के हो सकते हैं। ऊपर से उनकी जो उंगलियां थी उनमें बड़े बड़े नाखूनों के जैसे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने करीब 500 मीटर तक उन निशानों का पीछा किया। निशान नदी से निकल के सीधा जंगल के अंदर गए थे। बहुत अजीब बात थी कि वो निशान बिल्कुल एक सीधी लाइन में गए थे। बीच में आई हर एक रुकावट, झाड़ियाँ, सूखे पड़े पेड़ों के ऊपर से, जैसे कि वो जो भी चीज़ थी उसको कोई फर्क ना पड़ा हो कि रास्ते में क्या है। और फिर एक जगह जाके वो निशान एकदम से गायब हो गए। मतलब बस गायब ही हो गए, वापस नहीं गए। बहुत अजीब बात थी। वो जो कुछ भी था यहाँ से आगे कहाँ गया। मैंने जल्दी से उन निशानों की कुछ फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में ले ली। फिर शाम को जब मैंने अपनी कैबिन में वापस जाके उन फोटोज़ को चेक किया तो वो सब पैरों के निशान गायब थे। मतलब फ़ोटो तो फ़ोन में थी, बस वो पैरों के निशान गायब हो गए थे। ये वो पल था जब मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। वो बिल्कुल मेरी समझ से परे था। यहाँ जो कुछ भी चल रहा था वो हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे था। पहले मेरे जीपीएस का काम करना बंद कर देना, फिर मेरे फ़ोन से फ़ोटोज़ का अपने आप चेंज हो जाना। ऐसा लग रहा था जैसे कि यह जंगल ही नहीं चाहता कि आपको इसके राज के बारे में पता चले। हेनरी की तरह मुझे भी उसी वक्त उस जंगल को छोड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं घमंड में चूर था। घमंड इस बात का कि मैं कभी हार नहीं मानता, लेकिन ये मेरी भूल थी। बहुत ही जल्द मेरा ये घमंड टूट जाने वाला था। और फिर उसी रात, वो पहली रात थी जब मैंने पहली बार वो आवाज़ सुनी। आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ में कुछ गूंज रहा हो।
और वो आवाज़ किसी एक डायरेक्शन से नहीं बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। जैसे फ़ोन वाइब्रेट होने की आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी आवाज़। मैंने उठ के खिड़की से बाहर देखा तो कुछ सेकंड्स ध्यान से देखने के बाद मुझे बाहर अंधेरे में पेड़ों के बीच कुछ परछाइयाँ घूमती दिखाई दी। वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था, वो पक्का कोई मूवमेंट था। मैंने जल्दी से अपनी पिस्टल और फ्लैशलाइट उठाई और बाहर निकल के उसकी तरफ देखने लगा। कौन है वहाँ? मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। 5 मिनट तक मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। सच बताऊं, इस जंगल में पहली बार मुझे अब सच में डर लग रहा था। किसी जानवर या किसी खतरे का नहीं, बस एक अजीब सा डर, जैसे मुझे इस जगह पे नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी कैबिन की तरफ वापस आने के लिए पलटा ही था कि तभी मुझे एक हल्की सी आवाज़ आई। कौन है वहाँ? हूबहू मेरी आवाज़, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने अभी अभी आवाज़ लगाई थी। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, दिल धक धक बज रहा था। मैंने एक बार के लिए पीछे मुड़ के देखा भी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से अपनी कैबिन के अंदर आ गया। पूरी रात मैंने अपनी कैबिन की हॉल की लाइट्स बंद नहीं की और बेड के ऊपर भी पिस्टल साइड में रखे रहा। मेरी नज़रें बेड के सामने खिड़की पर ही टिकी थी और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि बाहर पेड़ों के बीच अंधेरे में मैंने कई परछाइयाँ इधर से उधर घूमती देखी थी। लेकिन हर बार जैसे ही मैं ध्यान से उनको देखने की कोशिश करता तो वो परछाइयाँ एकदम से अंधेरे में ही घुल जाती। मैं यही सोचता रहता कि यह सब सच में हो रहा है या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। किसी तरह आंख लगी, लेकिन जब सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने भी यही मान लिया कि मुझे कोई धोखा हो गया होगा। वो क्या है ना, जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग भी हमसे खेल खेलने लगता है। मैंने सोचा कि आज पूरी शिद्दत से इस इलाके की छानबीन करूंगा और पता लगाऊंगा कि यहाँ साला चल क्या रहा है। मैं पूरे जोश में था, लेकिन मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया जब मुझे वो सर्कल मिला। सर्कल मतलब गोला, जमीन के अंदर बना गोला। मैं सुबह सुबह तैयार होके पेट्रोलिंग के लिए निकला ही था कि तभी मुझे बीच जंगल में जमीन के ऊपर वो गोला बना दिखाई दिया। मेरे कदम एकदम से रुक गए। वो एक बड़ा सा करीब 15 फीट डायमीटर का गोला था। छोटे छोटे पत्थरों को सजा के बनाया गया। एक दिन पहले तक ये गोला यहाँ नहीं बना था। इसका मतलब कल रात में ही ये बनाया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ थी उस गोले के अंदर रखी वो हड्डियाँ। मैं ध्यान से उस गोले के पास गया तो देखा कि अंदर बहुत सारी हड्डियाँ रखी थी। इंसानी हड्डियाँ नहीं थी, किसी हिरण की हड्डियाँ लग रही थी और हर एक हड्डी को ध्यान से रखा गया था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने वो हड्डियाँ यूं ही फेंक दी है, नहीं, एक एक हड्डी को सोच समझ के रखा गया था। पैरों की हड्डियों को क्रॉस शेप में रखा गया था और बाकी शरीर की हड्डियों को ऊपर अलग अलग शेप्स में रखा गया था। और सबसे ऊपर रखा गया था उस हिरण का सर जो मेरे कैबिन की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा था। मैंने हर एक चीज़ की फ़ोटो ली और जल्दी से बेस पर रेडियो कॉल की, लेकिन ये क्या, मेरा रेडियो फ़ोन काम ही नहीं कर रहा था। सिवाय स्टैटिक की आवाज़ के और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता था। आज तक मेरे रेडियो फ़ोन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन चीज़ें अभी और अजीब होने वाली थी। मैं जल्दी से अपनी नोटबुक में उस पूरी सिचुएशन को नोट करने लगा, जिससे कि बाद में बेस पर रिपोर्ट्स बना सकूं। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे बार बार देखे जाने की फीलिंग आ रही थी। हर बार जब भी मैं नोट्स बीच में छोड़ के इधर उधर देखने की कोशिश करता तो कुछ दिखाई नहीं देता। करीब 1 घंटे बाद मैं हर एक चीज़ को अपने नोटपैड में डॉक्यूमेंट कर लिया था, लेकिन रेडियो फ़ोन अभी भी काम नहीं कर रहा था। 1 घंटे बाद मैंने डिसाइड किया कि अब यहाँ से चलना होगा। बेस पर कॉल तो लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि कैबिन पर पहुँच के अपना सारा सामान ले बेस पर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इस इलाके से थोड़ा सा दूर गया, रेडियो फ़ोन अपने आप काम करने लगा, जैसे कि वो कभी खराब था ही नहीं। कैबिन में पहुंचते ही मैंने फिर से बेस पर कॉल की और अपने सुपरवाइज़र को बताया कि मुझे यहाँ कुछ बहुत ही अजीब चीज़ें मिली है। वो बोली, अजीब चीज़ें मतलब क्या है तुम्हारा, क्या मिला है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे यहाँ एक जगह हड्डियाँ रखी मिली है
जिनको प्रॉपर रिचुअल के तरीके से सजा के रखा गया था। यहाँ जल्द से जल्द बैकअप भेजो, हमें इस पूरे एरिया को अच्छे से चेक करना होगा। वो बोली ठीक है, मैं मैनेजर को रिपोर्ट देती हूँ, तब तक तुम वहीं डटे रहो और अपना काम करते रहो, और हाँ, अपना ध्यान रखना। कॉल काटते हुए वो बोली। उसके बाद का पूरा दिन नॉर्मल गुजरा, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब क्या हो रहा था। ये तो पक्का था कि ये सब किसी जंगली जानवर का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। हो ना हो, इसके पीछे किसी इंसान का ही हाथ था। जमीन के ऊपर परफेक्ट गोला बनाना, उसके बीचों बीच हड्डियाँ और हिरण का कटा हुआ सिर रखना। क्या यह सब कोई प्रैंक था? हो सकता है आसपास के कुछ शरारती लोग यहाँ लोगों को डराने के लिए भी ये प्रैंक कर रहे हो। तो फिर मेरे रेडियो फोन ने काम करना कैसे बंद कर दिया? शायद उन्होंने यहाँ किसी तरह की कोई जैमिंग डिवाइस लगाई होगी जिससे रेडियो फोन काम करना बंद कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं आगे जाते हुए बार बार घूम के एक ही जगह पहुंच रहा था, वो कैसे हो रहा था? और मेरे फ़ोन से वो जो फोटो मैंने ली थी, उनमें पैरों के निशान कैसे गायब हो गए? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब ज़्यादा दिन इस जगह नहीं रुक सकता। बस 2-3 दिन और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये सफ़र पहले ही ख़त्म हो जाएगा। रात में बेड पर लेटे हुए मुझे फिर से एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी। बेड के सामने खिड़की साफ दिख रही थी। कमरे में अंधेरा था, जिससे बाहर का जंगल चांद की रोशनी में और साफ दिखाई दे रहा था। और पिछली रात की तरह आज रात भी मुझे अंधेरे में कुछ परछाइयाँ वहाँ घूमती दिखाई दे रही थी। मुझे यह शक तो था ही कि वह पक्का कोई शरारती होगा। कल रात भी मुझे वो परछाइयाँ घूमती दिखाई दी थी, और फिर सुबह वो हड्डियों का गोला बना मिला। आज रात फिर से वही परछाइयाँ। हो ना हो ये लोग वहाँ कुछ कर रहे हैं, शायद किसी और नए प्रैंक की तैयारी। मुझे इनको चुपके से जाकर पकड़ना था। मैंने जल्दी से बिना कोई आवाज़ किए अपनी जैकेट पहनी और पिस्टल उठाकर बाहर जाने लगा। इस बार मैंने अपनी फ्लैश लाइट हाथ में तो पकड़ी थी, लेकिन ऑन नहीं की थी, नहीं तो उनको मेरे आने का पता चल जाता। मैं उठा और चुपके से दरवाज़ा खोल के उस तरफ जाने लगा। जंगल में घास फूस के ऊपर पैर पड़ने से बहुत थोड़ी तेज आवाज़ तो होती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरी कोई आवाज़ ना आए। दबे पाँव में सीधा उसी जंगल पर पहुंच गया जहां सुबह मुझे वो हड्डियां पड़ी मिली थी। वहां पहुंच के मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया। वहां देखने लगा कि वहां कौन है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई, कोई जानवर भी नहीं। शायद उनको मेरे आने का पता चल गया होगा और वो यहाँ से भाग गए हो। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे उनके भागने की आवाज़ आती। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई भी आवाज़ नहीं थी। 15-20 मिनट छुपे रहने के बाद जब मुझे ये यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है, तो मैं उठा और फ्लैशलाइट ऑन करके उन हड्डियों के ढेर की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये क्या, सुबह जो हड्डियाँ उस गोले के अंदर रखी थी वो अब गायब थी। मतलब वो गोला अभी भी बना था, लेकिन उसके अंदर हड्डियाँ नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ और रखा था। इंसानी सिर। उस गोले के अंदर अब इंसानी कटे हुए सिर रखे थे, और वह देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बार के लिए लगा कि कहीं ये पुतलों के सिर तो नहीं, लेकिन वो पुतले नहीं थे, असली सिर थे, जिनसे हल्का हल्का खून भी रिस रहा था, जैसे कि चारों सिर अभी अभी काट के यहाँ रखे हो। ओह माय गॉड! मैंने टॉर्च मार के ध्यान से देखा तो ये चेहरे उन्हीं लोगों के थे जो पिछले कुछ समय में इस सेक्टर से गायब हुए थे। मैंने फाइल में इनके चेहरों की फोटो देखी थी। चारों सिर गोले के ऊपर अंदर की तरफ मुंह करके रखे गए थे, जैसे कि वो सब एक दूसरे को देख रहे हो। पहले मैं जिसको प्रैंक या किसी की शरारत समझ रहा था, ये उससे कई ज़्यादा सीरियस मामला था। यहाँ तो मेरे सामने 4 लोगों का मर्डर करके उनके सिर रखे हुए थे। अचानक से दिल में बहुत सारा डर आ गया। कोई हैवान इस तरह का काम कर सकता है? मेरे पास अभी रेडियो फ़ोन भी नहीं था, लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास था। उसमें सिग्नल तो नहीं थे, लेकिन मैं फ़ोटो खींच सकता था। मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला और उस दरिंदगी की फ़ोटो लेने लगा।
अब मैंने जैसे ही फोटो खींचने के लिए उस तरफ टॉर्च मारी तो मुझे लगा जैसे सामने रखे एक सिर की आंखें एकदम से मेरी तरफ घूमी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? वो सिर की आंखें सच में अब मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सोचा शायद मुझे धोखा हो रहा होगा अंधेरे की वजह से, तो मैं थोड़ा साइड में हो गया। लेकिन साइड में हुआ तो साथ रखे दूसरे सिर की आंख मेरी तरह घूम गई। ओह शिट, ये कोई प्रैंक नहीं था, ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। ये वो समय था जब मेरी सारी बहादुरी गायब हो चुकी थी। मैं भाग के अपनी कैबिन में पहुंचा और रेडियो फोन पर बेस पर कॉल करने की कोशिश करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ से इस बार स्टैटिक की नहीं बल्कि एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसी दूसरी ही लैंग्वेज में कुछ बोल रहा हो। मैं एक और पल उस जगह नहीं रुकना चाहता था, लेकिन अब मुझे कैबिन से बाहर पैर रखने में भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई चीज़ बैठी हो जो मेरे बाहर निकलते ही मुझे फाड़ डालेगी और मेरी गर्दन काट देगी। बस इस बार इस जगह से निकल जाऊं, फिर कभी इस मनहूस इलाके में वापस नहीं आऊंगा। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि क्यों मैं इस जगह आया। केबिन के अंदर में किसी चूहे की तरह दुबका अपने आप को कोसे जा रहा था कि तभी एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की जो अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आई थी। वो ये थी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सुपरनेचुरल था, मतलब बहुत ही अजीब। और जो भी एंटिटी या जो कोई भी शक्ति ये सब कुछ कर रही थी, अगर वो चाहती तो मुझे कुछ ही सेकंड्स में ख़त्म कर सकती थी। लेकिन मैं जिंदा था, मरना तो दूर, मुझे कोई चोट तक नहीं लगी थी। इसका मतलब ये था कि वो जो कोई भी चीज़ थी वो मेरे साथ खेल तो रही थी, लेकिन वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। बहुत साल पहले जब मैंने यह सर्विस ज्वाइन की थी, तब एक बहुत पुराने रेंजर ने मुझे बताया था कि इन जंगलों के अंदर बहुत सी चीज़ें रहती है, ऐसी चीज़ें जिनको समझना इंसानी समझ से परे है। ये आमतौर पर रेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद इसीलिए ही ऐसा बहुत कम होता है जब कोई रेंजर जंगल से गायब हुआ हो तो उसकी मौत हुई हो, जबकि हर साल इन जंगलों में हजारों लोग गायब होते हैं और मारे जाते हैं। तब तो मैंने उस रेंजर की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शायद उसकी बात सही थी, क्योंकि अगर वो चीज़ चाहती तो उन कटे हुए सिरों में से एक सिर मेरा भी हो सकता था और उसको ऐसा करने के लिए कोई रोकने वाला भी नहीं था। लेकिन फिर भी अलर्ट रहना ज़रूरी था। मेरी फुल्ली लोडेड पिस्टल बिल्कुल रेडी थी। किसी भी चीज़ के अंदर आते ही मैं सारी गोलियां उसमें खाली कर देता, लेकिन अंदर कोई नहीं आया। पूरी रात यूं ही निकल गई। सुबह हुई तो मैं फिर से रेडियो कॉल पर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी कॉल नहीं लग रही थी। भाड़ में जाए कॉल, मैंने सोच लिया था कि अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला हूँ। मैंने जल्दी से अपना सारा सामान बांधा और करीब 2 किलोमीटर दूर खड़ी अपनी जीप के पास गया और सीधा अपने बेस पर पहुँच गया। बेस पर पहुँचा तो मेरी सुपरवाइज़र उस वक्त वहाँ नहीं थी, लेकिन मैंने बेस से ही उसको कॉल करके सारी बात बता दी। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया था कि मैं उस इलाके में नहीं जाने वाला हूँ, चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो। उसने मुझसे कोई बहस नहीं की। करीब 1 घंटे बाद वह बेस पर आई तो मैंने उसको सब कुछ बताया। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ मेरे साथ हुआ था, जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, लेकिन उसको मेरी बातें सुन के ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही थी, जैसे कि वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ये सब कुछ उसको बताने वाला हूँ। जंगल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे वापस मेरे पिछले सेक्टर में पोस्ट कर दिया। सच बताऊं तो उस समय में ये नौकरी छोड़ने के लिए भी बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट्स उनको सौंप दी। जो कुछ भी थोड़े बहुत सबूत मेरे पास थे वो सब भी दे दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके ऊपर आगे कोई काम किया गया था। आज इस बात को बीते हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी कितनी बार जब मैं रात में जंगल में केबिन में सोता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी खिड़की के बाहर अंधेरे में परछाइयाँ मुझे देख रही हो। सच बताऊँ तो कई बार मुझे परछाइयों में वो चेहरे भी नजर आते हैं जो उन सरकटे चेहरों में मैंने देखे थे। कई बार मुझे रात में सपने आते हैं जिनमें वो खोए हुए लोग मुझे आवाज़ें दे रहे हो। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं इस जंगल में होने वाली चीज़ों को कभी हल्के में नहीं लेता।
क्योंकि कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।